हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे संसदीय शासन का अर्थ और संसदीय शासन की विशेषताएं। मोटे तौर पर यदि अगर उसको हम रिवाइज करें तो कह सकते हैं कि शासन के जो दो अंग हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, उनमें संबंधों के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है, एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और एक संसदात्मक शासन व्यवस्था। हम लोगों ने फिर संसदात्मक व्यवस्था शुरू किया था और कहा था कि जब कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है, कार्यपालिका सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका का कार्यकाल जब व्यवस्थापिका की इच्छा पर निर्भर करता है, तो ऐसी व्यवस्था को हम संसदात्मक शासन व्यवस्था के रूप में समझ सकते हैं। और फिर हमने उसकी विशेषताओं को देखा कि इसमें दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। इसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व होता है मंत्रिमंडल का व्यवस्थापिका के प्रति। मंत्री व्यक्तिगत रूप से कार्यपालिका प्रधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व के साथ साथ इसमें राजनीतिक सजातीयता का गुण भी पाया जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो हमने पिछली क्लास तक देखने की कोशिश की थी। आज की क्लास में हम लोग इस संसदीय शासन व्यवस्था का मूल्यांकन करने जा रहे हैं और हम हमेशा ये देखते हैं कि जब भी किसी व्यवस्था का हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन में हमें दो चीजें देखनी आवश्यक है। एक, उस व्यवस्था के अंदर अच्छाइयां क्या है, उसके गुण क्या है, और दूसरा, उस व्यवस्था के अंदर दोष क्या है अथवा कमियां क्या है। तो इन दोनों को समग्रता के आधार पर हम देखें तो ये संसदीय व्यवस्था का मूल्यांकन माना जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं संसदीय व्यवस्था के मूल्यांकन के अंदर सबसे पहले इसके गुणों के रूप में, इसमें अच्छाइयां क्या क्या है। तो पहली अच्छाई हम लोग ये बता सकते हैं संसदीय व्यवस्था का ये गुण है कि इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य है। देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि राज्य जो है वो एक अमूर्त संस्था है ना। राजनीतिक तौर पर मनुष्य राज्य के अंदर निवास करता है और वो राज्य अमूर्त है। उस अमूर्त राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य के नाम पर नीतियों का निर्माण, उनका क्रियान्वयन, उनकी रक्षा, ये सब सरकार के द्वारा की जाती है। और सरकार में ये काम कौन करता है? सरकार के अलग अलग अंग करते हैं। जैसे कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका करती है और कानूनों का क्रियान्वयन करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। रक्षा का काम न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। जब हम संसदीय व्यवस्था के अर्थ की बात कर रहे थे तो हमने क्या देखा था कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो सरकार के दो अंग हैं, उनके बीच में घनिष्ठ संबंध इस व्यवस्था के अंदर पाया जाता है। और इसी संबंध के आधार पर हम इसका पहला गुण या पहली अच्छाई बता सकते हैं कि एक अच्छी शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए शासन के अंगों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित होना जरूरी है। ऐसा समन्वय और सामंजस्य हमें संसदात्मक व्यवस्था में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि कार्यपालिका के जितने भी सदस्य होते हैं, मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं, वो सब के सब व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं। यानी कि कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका के सदस्यों में से ही होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि कार्यपालिका के सदस्य दोहरी भूमिका निभाते हैं। एक, वो कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर, और मूलतः चूंकि वो व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं इसलिए वो कानूनों के निर्माण में भी अपनी महती भूमिका निभाते हैं। तो एक ही सदस्य जब दोहरी भूमिका में आ जाता है तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि ये सामंजस्य के का एक अच्छा उदाहरण है। कार्यपालिका के सभी सदस्य व्यवस्थापिका की हर बैठक के अंदर उपस्थित रहते हैं। इसीलिए व्यवस्थापिका में जब भी कोई वाद विवाद या विमर्श होता है कानून निर्माण की प्रक्रिया को लेकर, कानून निर्माण को लेकर, तो उसके अंदर वो अपनी 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 सहजता क्या है, किस किस बात को लेकर वो कानूनों का क्रियान्वयन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, कार्यपालिका किस तरह का कानून चाहती है, उन सब बातों को लेकर व्यवस्थापिका के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकती है, क्योंकि व्यवस्थापिका के अंदर उनका बहुमत होता है। तो एक जो निरंतर संपर्क होता है कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के सदस्यों के साथ, वही निरंतर संपर्क हम कह सकते हैं कि शासन के अंदर सामंजस्य लाने में सहायक होता है। और इसी सहायता के कारण या इसी सामंजस्यता और समन्वय के कारण कानून बहुत सहजता से बन जाते हैं, क्योंकि कार्यपालिका जिन कानूनों का निर्माण करवाना चाहती है
व्यवस्थापिका में बहुमत के कारण वो कानून आसानी से बन जाते हैं। इसलिए कानून जिस भावना के आधार पर बनाए जा रहे हैं, उसी भावना के आधार पर उनका क्रियान्वयन भी हो जाता है। तो कार्यपालिका के पास जो व्यवस्थापिका के अंदर बहुमत है, उस बहुमत के लाभ के आधार पर शासन को कुशलता से संचालित किया जा सकता है। इस संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर हम लोग ये भी कहते हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अंदर टकराव नहीं होता है संसदीय व्यवस्था के अंदर, या टकराव बहुत न्यून मात्रा में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका जिस दल से बनी है, सरकार जिसको हम बोलचाल में कह रहे हैं, मंत्री परिषद का निर्माण जिस दल से हुआ है, उस दल अथवा गठबंधन का बहुमत व्यवस्थापिका में भी है। तो एक ही दल के लोग कानून बनाने में भी महती भूमिका निभा रहे हैं और उनके क्रियान्वयन में भी महती भूमिका निभा रहे हैं। इसीलिए उनमें टकराव की संभावना बहुत कम, शासन के दो जो अंग है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, उनमें टकराव की संभावना बहुत कम देखने को मिलती है। एक और लाभ यहाँ पर हम बता सकते हैं कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में जो घनिष्ठ संबंध होता है, उसके आधार पर विधानमंडल को, व्यवस्थापिका को मंत्रिमंडल के अंदर जो योग्य और अनुभवी व्यक्ति होते हैं, शासन को चलाने के लिए जो उनके ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो उनके अनुभव की आवश्यकता होती है, वो सारी आवश्यकताएं व्यवस्थापिका में उनके द्वारा पूरी कर ली जाती है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसके चलते हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य बनाए रहता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को या गवर्नेंस को स्मूथली चलाने के लिए ये जरूरी है कि शासन के अंगों के बीच में कॉपरेशन भी हो और वो कॉपरेशन अच्छी तरीके से स्थापित हो, और शासन को बिना किसी प्रेशर के अंदर, बिना किसी करप्शन के अंदर यदि संचालित किया जाए तो वो शासन इफेक्टिव होता है। यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन, इस प्रकार का कॉपरेशन आसानी से देखने को मिलता है। तो इस रूप में हम कह रहे हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अंदर एक सामंजस्य जो शासन को गतिशीलता प्रदान करता है, सहजता से शासन को कुशलता प्रदान करता है। तो ये एक गुण है जो संसदीय व्यवस्था में हम देख सकते हैं। एक दूसरी जो विशेषता या दूसरी जो अच्छाई हम संसदीय व्यवस्था की बता सकते हैं, वो है इसका उत्तरदायी होना। संसदीय शासन व्यवस्था एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। देखिए, अगर हम किसी भी शासन व्यवस्था के बारे में बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि वही शासन व्यवस्था सबसे श्रेष्ठ है जिसमें निरंकुशता नहीं हो। निरंकुशता मतलब शासक जो है वो निरंकुश होकर शासन नहीं करे, बल्कि वो कानून के प्रति, संविधान के प्रति और जनता के प्रति अपने कार्यों को लेकर जवाबदेह हो। अगर ऐसी व्यवस्था है तो वो एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में मानी जा सकती है। संसदीय शासन व्यवस्था में भी हम कुछ इसी प्रकार की अच्छाइयां देख सकते हैं। यहाँ चूंकि कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से होता है और हमने देखा है कि कार्यपालिका पूरी की पूरी सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। तो ये जो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना है, उससे जनहितों का ध्यान में रखते हुए शासन का संचालन किया जाता है। शासन कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात यहां पर हम बता सकते हैं। दूसरा, कार्यपालिका सजग रहकर कुशलता से कार्य करे, ये भी संसदीय व्यवस्था में हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापिका को कई साधनों के माध्यम से, व्यवस्थापिका के पास ऐसे बहुत सारे साधन हैं, ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से वो कार्यपालिका के ऊपर, जिसको हम कह सकते हैं कि सरकार के ऊपर, वो नियंत्रण रख सकती है। और उन्हीं नियंत्रणों का ये प्रभाव होता है कि सरकार या कार्यपालिका जो है वो कुशलता से भी काम करती है और सजग रहकर, स्वेच्छाचारी नहीं होकर, सजग रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। ऐसे कौन कौन से साधन है व्यवस्थापिका के पास जिससे वो कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाती है? तो हम बता सकते हैं कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकती है। आपने संसदीय प्रक्रियाओं में देखा होगा, प्रश्नकाल एक चलता है, शून्यकाल चलता है, प्रश्नकाल चलता है। ये एक ऐसे अवसर है जब सरकार के सदस्यों से कोई व्यवस्थापिका का कोई भी सदस्य सरकार की नीतियों पर, सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न पूछ सकता है और सरकार उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए बाध्य होती है। तो प्रश्न पूछकर, दूसरा कुछ प्रस्ताव जिसमें हम कह सकते हैं कि काम रोको प्रस्ताव या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, या संसद के पास, व्यवस्थापिका के पास सरकार को वित्तीय स्वीकृति देने के संबंध में जो शक्ति है,
या अंत में एक महत्वपूर्ण बात और हम बता सकते हैं कि व्यवस्थापिका के पास जो नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की जो शक्ति है, ये ऐसे कई प्रक्रियाएं हैं, ऐसे कई साधन है जिसके माध्यम से व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और उसको उत्तरदायी बनाती है। तो एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस अगर कहीं हम देखने को मिलते हैं दूसरी शासन व्यवस्थाओं की तुलना में, तो वो हमें संसदीय शासन व्यवस्था में नजर आती है। तो ये उसका दूसरा गुण कि संसदीय शासन व्यवस्था एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। तीसरे गुण की अगर हम बात करें, संसदीय शासन को संकट काल के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। जो भी देश के अंदर क्राइसिस पीरियड आता है, उस क्राइसिस पीरियड के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। कुछ राजनीतिक विचारकों का मानना क्या है, जिसमें हम डाइसी और बेजोट का नाम ले सकते हैं, वो ये कहते हैं कि संसदीय शासन में लचीलापन है, अवसर के अनुकूल निर्णय लेने की क्षमता है। देखिए, एक सामान्य बात तो यह है कि संकट जब भी आता है, किसी भी प्रकार का संकट अगर हम बात करें, शासन में ही नहीं, आम जीवन में भी अगर हमारे कोई संकट आता है, तो हम क्या चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत उस संकट का समाधान किया जाए, ताकि हम एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। तो राज्य के ऊपर भी अगर कोई संकट आता है, तो जो सरकार है, जो शासन करने वाले हैं, उनकी प्राथमिकता क्या होती है कि तुरंत से तुरंत उस संकट का समाधान करके राज्य और शासन को उस संकट से मुक्ति दिलाई जाए। तो ये चीज कब हो पाएगी? जब शासन में लचीलापन होगा, है ना। अब अगर हम दो तरह से इस चीज को समझ सकते हैं। पहली बात, अगर निर्णय लेने वाली शक्ति कौन है? कार्यपालिका। निर्णय लेने वाली शक्ति संस्था है कार्यपालिका, लेकिन कार्यपालिका मनमर्जी से निर्णय नहीं ले सकती है। इसके लिए उसको कुछ आधार के रूप में कानून आवश्यक होते हैं। उन्हीं कानूनों को आधार बनाकर कार्यपालिका निर्णय लेती है। अगर संकट से जुड़े हुए किसी विषय पर कानून नहीं है और कार्यपालिका को निर्णय अगर लेना है, तो फिर वो कैसे लेगी जब कानून है ही नहीं? इसके लिए उसको व्यवस्थापिका पर निर्भर रहना पड़ता है। अब अगर हम ये कहें कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में कोऑर्डिनेशन है ना, एक लचीलापन है, तो आसानी से क्या हो सकता है? कानूनों का निर्माण भी हो सकता है और उनका क्रियान्वयन भी हो सकता है। तो संकट का समाधान करने के लिए जो जरूरी कानून है, जो जरूरी नियम है, जो जरूरी प्रक्रियाएं हैं, उनका व्यवस्थापिकाओं के द्वारा निर्धारण कर लिया जाता है और कार्यपालिका उनको आसानी से क्रियान्वित कर सकती है। तो ये जो लचीलापन है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में सामंजस्य के कारण, उस लचीलेपन के कारण संकटकालीन परिस्थितियों में आसानी से निर्णय लिए जा सकते हैं। हम लोग ये बात भी बता सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्थाओं में इसी लचीलेपन के कारण सरकारों का निर्माण करना, समयानुकूल उचित सरकार का निर्माण करना भी संभव है ना। कि अगर संकट आया है, तो जरूरी नहीं है कि बहुमत के आधार पर जो सरकार बनी है, अगर वो असक्षम है, तो उसके स्थान पर नई सरकार का भी गठन किया जा सकता है व्यवस्थापिका के द्वारा। तो ऐसे उदाहरण अगर देखें, तो ब्रिटेन, जिसको कि संसदीय व्यवस्था की जननी कहा जाता है, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, उस समय लॉर्ड जॉर्ज की के नेतृत्व में एक संयुक्त सरकार का निर्माण किया गया था। ध्यान रखिए, संयुक्त सरकार यानी कि किसी एक दल विशेष की सरकार नहीं थी, बल्कि विभिन्न दलों की एक साझा संयुक्त सरकार थी, जिसको कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। इसी तरह से ब्रिटेन में ही 1930 के अंदर जब आर्थिक संकट आया, तो मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में एक संयुक्त सरकार बनाई गई और उसको आर्थिक समाधान करने के व्यापक अधिकार और कार्य प्रदान किए गए। इसी तरह से जब 1939 के अंदर द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ था, तब ब्रिटेन में फिर चर्चिल के नेतृत्व में एक संयुक्त सरकार बनी और उस संयुक्त सरकार को ये दायित्व सौंपा गया कि वो संकट का समाधान करे। तो कहने का मतलब, संकट काल के अंदर शासन के निर्माण और शासन के से जुड़ी हुई नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए जो लचीलापन पाया जाता है, उस लचीलेपन के आधार पर संकट का समाधान आसानी से किया जा सकता है। तो ऐसा एक तर्क कुछ राजनीतिक विद्वान, जिसमें मैंने कहा डाइसी और बेजोट जैसे प्रमुख विद्वान है, वो ये मानते हैं कि संसदीय शासन संकट काल के लिए उपयुक्त है। एक अगले गुण की अगर हम चर्चा करें, तो कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि संसदात्मक शासन योग्य, अनुभवी और लोकप्रिय लोगों का शासन है, जिसके अंदर लास्की जैसे विद्वानों का नाम हम यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए, कोई भी शासन कब प्रभावी हो सकता है, कब पूरे एफिशिएंट होकर काम कर सकता है, जब उसको चलाने वाले लोग ज्यादा व्यापक रूप से अनुभवी हो, परिपक्व हो, ज्ञानवान हो,
तो ऐसे अनुभवी लोगों के द्वारा जब शासन चलाया जाएगा तो हम उसको एक कुशल शासन की श्रेणी में ले सकते हैं। यहाँ पर विद्वानों का ये तर्क है, कुछ स्कॉलर्स, पॉलिटिकल स्कॉलर्स ये कहते हैं कि संसदात्मक व्यवस्था में ऐसे ही अनुभवी लोगों को शासन में काम करने का अवसर मिलता है कि पहले तो जनप्रतिनिधि व्यवस्थापिका के सदस्य बनते हैं, और व्यवस्थापिका में जिस बहुमत दल से सरकार का निर्माण होता है, तो उस सरकार यानी कि कार्यपालिका के निर्माण के वक्त ये ध्यान में रखा जाता है कि कौन कौन से सदस्य ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा अनुभवी हैं। ऐसे ही लोगों को प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्री परिषद के अंदर स्थान दिया जाता है। ऐसे नहीं कि नौ सीखे लोगों को मंत्रिमंडल में ले लिया। तो ये एक व्यावहारिक योग्यता है। जब भी मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है कि मंत्री परिषद के निर्माण के वक्त इस योग्यता को ध्यान में रखा जाता है कि कौन कितना सीनियर है, कितना अनुभवी है, कितना योग्य है, और उसके बाद उसको मंत्री परिषद में स्थान देकर उनमें विभागों का वितरण किया जाता है। तो ये जो पृष्ठभूमि है, इस पृष्ठभूमि के आधार पर ही हम लोग कहते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में योग्य, अनुभवी और लोकप्रिय लोगों का शासन होता है। एक और चीज यहाँ पर कि जनता के अंदर लोकप्रिय वह व्यक्ति होता है, सामान्य धारणा यह है, जो कि जन सेवा करते हुए, जनहितों को ध्यान में रखते हुए जनता के बीच में अपनी पहचान बनाता है। और ऐसे लोकप्रिय व्यक्ति को ही जब जनता चुनकर व्यवस्थापिका के अंदर भेजती है, तो उस लोकप्रिय, अनुभवी, जनहित में समर्पित व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वो शासन का संचालन अच्छी तरीके से करेगा। और जब उसको ये अवसर मिलता है तो वो अपने दायित्वों का निर्वहन उन्हीं अपेक्षाओं के अनुरूप करता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर मंत्री परिषद का निर्माण लोकप्रियता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन संसदात्मक व्यवस्था में इस बात की पूरी सहूलियत रहती है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के अंदर उन व्यक्तियों को ले जो योग्य है, अनुभवी है, और उनके साथ साथ वो लोकप्रिय भी है। तो ये एक और हम गुण की बात बता सकते हैं संसदात्मक व्यवस्था के अंदर। एक अगले गुण की यदि हम चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था लोगों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करने का भी काम करती है। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि जहां पर भी संसदात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, उसके आधार में लोकतंत्र अनिवार्य रूप से विद्यमान रहता है। लोकतंत्र मतलब शासन में लोगों की भागीदारी। एक अच्छे लोकतंत्र का संचालन कब हो सकता है? जब लोग जागरूक भी हों और चेतनशील भी हों। वो अपनी राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं, इन सब के प्रति पूरी तरह से सचेत और जागरूक रहकर उनमें अपनी भागीदारी को निभाएं, तभी लोकतंत्र सफल रहता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में लोगों को या लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राजनीतिक प्रशिक्षण भी देखा जा सकता है। कैसे होता है कि जब भी व्यवस्थापिका के अंदर किसी भी विषय पर वाद विवाद या विमर्श होता है, तो उस विमर्श को, उस वाद विवाद को कि सरकार का क्या पक्ष है, विपक्ष का क्या मत है, उसको लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जाता है। तो उसके कारण क्या हो रहा है? उसके कारण लोगों को पता चलता है कि क्या हो रहा है देश में, क्या होना चाहिए, किसका क्या मत है। इन सारी चीजों की जानकारी लोगों को, आम लोगों को पता चलती है। तो ये एक तरीका है जिसके माध्यम से हम कह रहे हैं कि लोगों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षण मिलता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण भूमिका हम बता सकते हैं कि संसदात्मक व्यवस्था के अंदर राजनीतिक दल अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह बात हम लोगों ने पहले भी देखी है कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अंदर मध्यस्थ के रूप में, जनता और शासन के बीच में मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है? राजनीतिक दल। व्यक्ति जो है, आम लोग जो है, वो राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को चुनकर व्यवस्थापिका के अंदर भेजते हैं। और हम लोगों ने यह भी देखा है कि जिस दल को बहुमत मिलता है, उसी बहुमत दल की सरकार यानी कि कार्यपालिका बनती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करने के लिए, जनता में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए, अधिक से अधिक संख्या में अपने दलों के प्रतिनिधित्व को चुनवाने के लिए जनता में अलग अलग नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं। देश में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, कौन से संवेदनशील विषय हैं, वर्तमान सरकार या वर्तमान राजनीतिक दल जो सत्ता में है उसकी क्या भूमिका है, उसकी क्या नीतियां हैं, ये सब जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और सत्ताधारी और विपक्षी दलों के द्वारा लोगों के बीच में जिस प्रकार से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोगों को
जागृत करने का या जागरूक करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो कहने का तात्पर्य, व्यवस्थापिका की प्रक्रियाओं के साथ साथ राजनीतिक दलों की जो भूमिकाएं हैं, सरकार की जो भूमिकाएं हैं, वो भूमिकाएं लोगों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करती है। तो ये एक और गुण जो हम संसदात्मक व्यवस्था क्या बता सकते हैं। अगली बात अगर हम कहें तो कहा जा सकता है कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर लोक मत का आदर होता है। लोक मत मतलब जनता का मत। जैसे अभी हम लोगों ने कहा था कि संसदात्मक व्यवस्था का आधार लोकतंत्र है। लोकतंत्र का महत्व ये है कि इसके अंदर हर व्यक्ति, चाहे उसकी विचारधारा कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो, उसके मत का आदर किया जाता है। ये लोकतंत्र की एक सबसे महत्वपूर्ण खासियत है। और इसी लोकतंत्र के ऊपर संसदीय व्यवस्था संचालित हो रही है। तो संसदीय व्यवस्था के अंदर हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जनता जिस भी रूप में अपने मत को अभिव्यक्त कर रही है, चाहे वो बहुसंख्यक तौर पर अभिव्यक्त किया जा रहा हो, चाहे वो अल्पसंख्यक मत के तौर पर अभिव्यक्त किया जा रहा हो, दोनों ही मतों को पर्याप्त रूप से सम्मान संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर मिलता है। जब भी संसदीय व्यवस्था के तहत व्यवस्थापिका में कानून निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है या कानूनों का क्रियान्वयन किया जाता है, तो बहुसंख्यक या बहुमत वाले दल के द्वारा या अल्पमत दल के द्वारा ये ध्यान में रखा जाता है कि जनता क्या चाहती है, जनता की भावनाएं क्या हैं, उन्हीं के अनुरूप कानूनों का निर्माण भी होता है, कानूनों का क्रियान्वयन भी होता है, कानूनों के अंदर संशोधन भी होता है। कहने का तात्पर्य, जनमत की अवहेलना इसके अंदर नहीं होती है। इसी को अगर हम दूसरे रूप में समझे तो हम कह सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जो उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका अर्थात जहां पर जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो अप्रत्यक्ष तौर पर जनता के प्रति जवाबदेह है। और जनता के प्रति जवाबदेह का मतलब सरकार जो कुछ भी कर रही है वो जनता के सामने उसका मूल्यांकन हो रहा है। अगर अगर जनता को खुश करना है, अगर अपने आप को सत्ता में बनाए रखना है, अपनी प्रभावशीलता को स्थापित करना है, तो उसी जनता के लिए अच्छी तरीके से सरकार को काम करना होगा। तो अगर जनता की भावनाओं को वो सम्मान दे रही है, इसका मतलब लोकमत का आदर हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रियाएं हैं या ये जो विशेषताएं हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था में, ये कार्यपालिका पर और व्यवस्थापिका की निरंकुशता पर रोक लगाती है और इन दोनों को ही जनमत के प्रति निरंतर जागरूक बनाए रखती है। हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जनमत के प्रति जागरूक केवल सत्ताधारी दल ही नहीं होता है, बल्कि जो विरोधी दल होता है, विपक्ष में जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो भी लोकमत का सम्मान करते हैं। इसके पीछे एक व्यवहारिक कारण क्या है कि ये जो जनप्रतिनिधि एक बार चुनकर आए हैं, अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है या फिर से जनप्रतिनिधि के रूप में अपने आप को स्थापित करना है, तो उन्हें जन भावनाओं को सम्मान देना ही होगा। अगर वो जन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं तो भविष्य में उनका जनप्रतिनिधि चुनने की संभावना क्षीण हो जाती है। इसीलिए वो पुनः सत्ता में आने के लिए या पुनः व्यवस्थापिका का सदस्य बनने के लिए लोक कल्याण को, जनहित को निरंतर सम्मान भी देते हैं और उसके अनुरूप काम भी करते हैं। तो ये एक और गुण हम बता सकते हैं कि संसदात्मक व्यवस्था के अंदर लोकमत का आदर किया जाता है। तो इन कुछ गुणों के आधार पर कहा जा सकता है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था एक अच्छी शासन व्यवस्था है। लेकिन जब हम बात करते हैं संसदात्मक व्यवस्था के मूल्यांकन की, तो हमें इसके गुणों के साथ साथ इसके दोषों को देखना भी आवश्यक है। इसके अंदर कमियां क्या है? तो सबसे पहली कमी हम जो संसदात्मक व्यवस्था के बारे में बताई जाती है वो है इसकी संरचना को आधार बनाकर वो कमी या वो दोष रेखांकित किया जाता है। और पहली आलोचना इसके बारे में कही जाती है कि संसदात्मक व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की अवहेलना की गई है। देखिए, जब हम सैद्धांतिक तौर पर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात करते हैं तो मॉन्टेस्क्यू का क्या कहना था कि जब शासन की सारी शक्तियां एक स्थान पर केंद्रित हो जाएं, यानी कि कानून बनाने और कानूनों को निर्मित करने की शक्तियां जब एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाएं,
तो उन शक्तियों के निरंकुश होने की संभावना रहती है। इसीलिए कानून बनाने का काम केवल व्यवस्थापिका के पास होना चाहिए और कानून लागू करने का काम केवल कार्यपालिका के पास होना चाहिए। दोनों ही अंग पूरी तरह से सेपरेट होने चाहिए, कहीं किसी का कोई समन्वय या सामंजस्य नहीं होना चाहिए, तभी ये दोनों काम प्रभावी तरीके से हो पाएंगे। ऐसा मोंटेस्क्यू का मानना था और उन्होंने इसी आधार पर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। लेकिन जब हम शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर बात करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि संसदीय शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की अवहेलना की गई है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए शासन को निरंकुश होने से रोकना जरूरी है और शक्ति पृथक्करण उसी निरंकुशता को रोकता है। लेकिन जब हम संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं तो संसदीय व्यवस्था में सरकार के दो अंग व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इन दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। न केवल घनिष्ठ संबंध पाया जाता है बल्कि इन दोनों के बीच में समन्वय और सामंजस्य, सहयोग भी देखने को मिलता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि किस प्रकार कार्यपालिका के जो सदस्य है वो दोहरी भूमिका निभाते हैं। एक ही व्यक्ति जो मंत्री परिषद के अंदर है, जब कानून बन रहा है तब वो व्यवस्थापिका के सदस्य के रूप में वहां उपस्थित रहता है और जब उस कानून को क्रियान्वित करना है तो वो मंत्री परिषद के रूप में उस कानून को क्रियान्वित करता है। यानी कि कानूनों के निर्माण और क्रियान्वयन के कार्य में कुछ सदस्यों की दोहरी भूमिका होती है और यही दोहरी भूमिका किसी न किसी रूप में शासन के अंदर निरंकुशता को लेकर आती है। तो संसदीय व्यवस्था के अंदर जो सरकार के जो दो अंगों के बीच में घनिष्ठ संबंध है, वही संबंध शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की अवहेलना करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यवस्थापिका के अंदर जिस बहुमत दल की सरकार है, उसी बहुमत दल से जब मंत्रिमंडल बनता है तो वो मंत्रिमंडल यानी कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका में अपने बहुमत के आधार पर निरंकुश हो सकती है। कई अवसर हमारे देश में नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में जहां संसदीय शासन है, कई अवसर ऐसे आए हैं जब बहुमत के अहम में आकर बहुमत के को आधार बनाकर कानून निर्माण और उनके क्रियान्वयन को लेकर व्यवस्थापिका ने भी और कार्यपालिका ने भी निरंकुशता अपनाई है। तो ये हम क्या कह सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था एक प्रकार से शक्ति पृथक्करण की अवहेलना करके राज्य के अंदर निरंकुशता की स्थिति को उत्पन्न करती है और मंत्री परिषद इसी निरंकुशता के आधार पर स्वेच्छाचारी होकर अपने दल की नीतियों को, अपने नेतृत्व की नीतियों को लागू करने की कोशिश करता है, जो कि अनुचित है, जनहित में नहीं है। तो ये पहली आलोचना जो हम शक्ति पृथक्करण के बारे में संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में बता सकते हैं। दूसरी आलोचना जो कुछ विद्वानों के द्वारा की जाती है वो ये है कि संसदीय शासन व्यवस्था में दलीय तानाशाही का भय हमेशा बना रहता है, डोमिनेंस ऑफ अ पार्टीज। यहाँ पर दलीय तानाशाही का मतलब क्या है? हम लोगों ने देखने की कोशिश की थी कि संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्री सरकार, जिसको कि हम कार्यपालिका कह रहे हैं, कार्यपालिका का निर्माण कहाँ से हो रहा है? व्यवस्थापिका के अंदर जिस दल को अथवा गठबंधन को बहुमत मिल रहा है, वही बहुमत दल का सरकार का निर्माण, उसी बहुमत दल से सरकार बनती है। तो अब आप यह देखिए कि कार्यपालिका के अंदर जो लोग हैं वो व्यवस्थापिका के बहुमत दल का हिस्सा है, उस व्यवस्थापिका का जिसको कि कानून बनाने का अधिकार है। तो बहुमत के आधार पर वो अपने दल की नीतियों के अनुरूप कानून बना सकते हैं और उन्हीं कानूनों के आधार पर वो शासन को संचालित भी कर सकते हैं। और चूंकि व्यवस्थापिका में उनका बहुमत बना हुआ है, इसीलिए वो स्थायी तौर पर या स्थिर रहते हुए उन नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। हम लोग अगर इसको दूसरी तरह से समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एक बार जब सरकार बन जाती है और उसके पास बहुमत होता है व्यवस्थापिका के अंदर, तो वो निरंकुश हो जाती है। वो सदन के अंदर दूसरे दल, दूसरी विचारधारा के लोग, दूसरे जनप्रतिनिधि जो उनकी उस दल की विचारधारा से के विपरीत हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी भी अवहेलना कर सकते हैं, कानून बनाने को लेकर भी और कानून क्रियान्वयन को लेकर भी। तो एक प्रकार से व्यवस्थापिका में एक दल के बहुमत के आधार पर कार्यपालिका के सदस्यों को और व्यवस्थापिका के सदस्यों को दल की नीतियों के अनुरूप कार्य करने का अवसर मिल जाता है। यही दल के अधिनायकत्व, जिसको हम कहते हैं एक दल की तानाशाही,
एक दल का अधिनायक इसकी इसकी संभावना को उकेरता है। और जब एक दल की तानाशाही उभरती है तो व्यवस्थापिका के अंदर हम कह सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक का मतलब विपक्षी दल जिनकी संख्या कम है, जो अलग अलग विचारधाराओं को, अलग अलग हितों को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा होती है। और उनकी उपेक्षा के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि बहुमत दल के द्वारा देश के अंदर, राज्य के अंदर उन उन दलों को, वो दल जिन अल्पसंख्यक दल जिन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है। ना केवल चुनाव के दौरान बल्कि चुनाव के बाद भी इस प्रकार की दलीय तानाशाही देखने को मिलती है। यहां हम एक शब्द और यूज कर सकते हैं कि दलीय तानाशाही के आधार पर, दलीय तानाशाही बहुमत के आधार पर स्थापित होती है और उस बहुमत के आधार पर दल की नीतियों के अनुरूप व्यवस्थापिका में कानून बनते हैं। लेकिन इसी दल का मंत्रिमंडल बनता है और वो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका में बहुमत के आधार पर अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने का कोशिश करता है। तो ये एक प्रकार से मंत्रिमंडल की तानाशाही भी है। व्यवस्थापिका में जिस दल का बहुमत है वहां दलीय तानाशाही तो है ही, लेकिन उसी दल का मंत्रिमंडल भी बनता है तो ये मंत्रिमंडल की तानाशाही भी है, क्योंकि उसे पता है कि व्यवस्थापिका में जब तक मेरा बहुमत है, जब तक मुझे विश्वास प्राप्त है, तब तक मेरे अस्तित्व पर कोई संकट नहीं आ सकता। तो इसीलिए अपने बहुमत के आधार पर वो अपनी इच्छाओं के अनुरूप नीतियों को क्रियान्वित करता रहता है। तो ये एक और दोष कि संसदीय शासन व्यवस्था में दलीय तानाशाही और मंत्रिमंडल के अधिनायकत्व का भय हमेशा बना रहता है। एक तीसरी आलोचना अगर हम करें तो यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि संसदीय शासन में जो सरकार है वो हमेशा अस्थिर बनी रहती है, या सरकार में अस्थिरता का भय बना रहता है। कैसे? हम लोगों ने संसदीय शासन व्यवस्था के अर्थ के दौरान ये देखा था कि कार्यपालिका का निर्माण जो है वो व्यवस्थापिका के बहुमत से होता है। इसको अगर हम दूसरे रूप में समझने की कोशिश करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कार्यपालिका का अस्तित्व व्यवस्थापिका के बहुमत या विश्वास पर निर्भर करता है। जब तक व्यवस्थापिका में कार्यपालिका का बहुमत बना हुआ है तब तक कार्यपालिका अपने पद पर टिकी हुई है, लेकिन जैसे ही व्यवस्थापिका में कार्यपालिका ने बहुमत खो दिया, विश्वास खो दिया, वैसे ही सरकार यानी कि कार्यपालिका को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। हम लोगों को पता है कि व्यवस्थापिका में अविश्वास का प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके माध्यम से कार्यपालिका को हमेशा ये भय बना रहता है कि अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। और ये प्रस्ताव पारित कब होता है? जब व्यवस्थापिका में बहुमत दल का बहुमत चला जाए, उस बहुमत दल का बहुमत जिससे कार्यपालिका बनी हुई है। तो अगर बहुमत चला जाता है, कार्यपालिका जिस दल से बनी है, व्यवस्थापिका में अगर उसका बहुमत चला जाता है तो ये एक प्रकार के लिए शासन की अस्थिरता को रेखांकित करता है। इसीलिए सरकार जिस दल की वो हमेशा क्या चाहता है कि व्यवस्थापिका में उसका बहुमत बना रहे, है ना। और जब जिन राज्यों के अंदर बहुदलीय व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, हमें पता है कि विश्व में आजकल कई ऐसे देश हैं इंक्लूडिंग भारत जहां पर बहुदलीय व्यवस्था है, और बहुदलीय व्यवस्था के कारण वर्तमान में गठबंधन सरकारों का दौर चल रहा है। गठबंधन के आधार पर कार्यपालिकाओं का निर्माण हो रहा है, और इन्हीं गठबंधन या साझा सरकारों के कारण क्या हो रहा है, बहुमत को, व्यवस्थापिका में बहुमत को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है कार्यपालिका के सामने। तो जब ये चुनौती बराबर बनी रहती है तो कार्यपालिका क्या हो रही है, एक भय के वातावरण में काम कर रही है। वो हमेशा उसको ये भय बना रहता है कि अगर मैंने कोई कठोर निर्णय ले लिया, कोई दूरगामी नीतियां बना ली, तो उससे व्यवस्थापिका में जो मेरे सहयोगी है वो नाराज हो सकते हैं, या मेरा जो बहुमत है वो बहुमत अगर असंतुष्ट हो गया तो कहीं मेरा अस्तित्व समाप्त न हो जाए। इसलिए वो उन प्रभावी दूरगामी कठोर नीतियों को ना तो उनके आधार पर ना तो निर्णय ले पाती है, ना ही उनका क्रियान्वयन कर पाती है। तो शासन में जो अस्थिरता का जो भय बना रहता है, बहुमत को बनाए रखने का जो प्रयास रहता है, उसी का प्रभाव शासन की कुशलता पर पड़ता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि एक कमजोर और दुर्बल जब कार्यपालिका हो जाती है इस भय के कारण, तो वो उससे प्रशासन अच्छी तरीके से संचालित नहीं होता है। तो ये जो कार्यकाल की जो निर्भरता व्यवस्थापिका के ऊपर है,
कार्यपालिका की के कार्यकाल की जो निर्भरता व्यवस्थापिका के ऊपर है, जब तक व्यवस्थापिका में बहुमत उसका बना रहेगा तब तक वो टिकी रहेगी, बाकी नहीं। तो ये जो स्थिति या जो प्रक्रिया है, इसके चलते शासन में अस्थिरता का वातावरण बराबर बना रहता है, जो कि शासन को कुशलता से संचालित करने में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये एक और हम दोष इस संसदीय शासन का बता सकते हैं। एक अगली बात अगर हम कहें तो कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं है। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले हमने कहा था, कुछ विद्वान डाइसी या बेजोर जैसे लोग ये कहते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर लचीलापन पाया जाता है, इसलिए संकट काल में आसानी से निर्णय ले लिए जाते हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिकल स्कॉलर्स ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि संकट काल के लिए संसदात्मक शासन व्यवस्था उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संकट काल में तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर क्या है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के ऊपर निर्भर है। कार्यपालिका के पास स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है, वो बराबर व्यवस्थापिका पर निर्भर है कि पहले व्यवस्थापिका कुछ शक्तियां प्रदान करेगी कानून बनाकर, और उसके बाद कार्यपालिका जो है उन कानूनों के आधार पर, उन नीतियों के आधार पर निर्णय लेगी। तो एक जो त्वरित निर्णय लेने की जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति इस संसदीय व्यवस्था में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में सामंजस्य बनने में थोड़ा समय लग जाता है, और उसी समय के कारण जो है संकट काल के अंदर जो त्वरित निर्णय नहीं लिए जाते हैं। एक दूसरा आरोप, और ये कुछ स्कॉलर्स लगाते हैं कि संकट काल के अंदर गोपनीय तरीके से काम करना महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन जब व्यवस्थापिका में संकट काल के दौरान नीतियों को लेकर, कानूनों को लेकर वाद विवाद होता है, तो वो गोपनीयता खत्म हो जाती है। इसीलिए गिलक्राइस्ट और डाइसी जैसे जो विद्वान है, वो क्या कहते हैं कि संकट काल के लिए तो ये व्यवस्था बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, सर्वथा अनुपयुक्त है। तो अलग अलग संदर्भों में भी संसदीय शासन व्यवस्था को आलोचक आलोचना की दृष्टि से देखते हैं। एक अगली आलोचना अगर हम लोग देखें तो कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो अनभिज्ञ लोगों का शासन है। अनभिज्ञ मतलब जो कम अनुभवी हैं, कम जानकार हैं, उन लोगों को शासन का चलाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। देखिए, हम लोग अगर व्यावहारिक तौर पर देखें तो हम लोग कहते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में लोकतंत्र आधार रूप में कार्य करता है, और लोकतंत्र में या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधि चुनने के लिए या जनप्रतिनिधि बनने का सबसे आसान तरीका क्या है? जनता में लोकप्रिय होना। अब आप अगर जनता के बीच में लोकप्रिय हैं, भले ही आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, आप अशिक्षित हैं, आप कम अनुभवी हैं, लेकिन अगर आपने जनता में किसी भी कारण से अपनी पहचान बना ली है, चाहे धन शक्ति के बल पर, चाहे बल शक्ति के बल पर, तो आप जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। और ऐसे जनप्रतिनिधियों को जब शासन में काम करने का अवसर मिलता है, तो हम उनसे क्या अपेक्षा रख सकते हैं कि वो प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। यही चीज यहाँ पर अगर हम रेखांकित करें तो क्या कह सकते हैं कि संसदीय शासन के अंदर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध है। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में है, और व्यवस्थापिका में जब ऐसे लोकप्रिय व्यक्ति जो कम अनुभवी हैं, जो कम ज्ञानी हैं, जो नो सीखिए हैं, लेकिन केवल लोकप्रियता के बल पर व्यवस्थापिका में आ गए हैं, जब उनको ऐसे जनप्रतिनिधियों को शासन करने का अवसर मिल रहा है, तो ऐसे अपरिपक्व लोगों के द्वारा जो शासन किया जाएगा वो उतना प्रभावी नहीं होगा, उतना जनहितकारी नहीं होगा, उतना कुशल नहीं होगा। तो ये एक अनभिज्ञ लोगों के शासन के रूप में भी कुछ आलोचकों के द्वारा बताया जाता है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में हर व्यक्ति ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी संभावना बनी रहती है, क्योंकि व्यवस्थापिका में चुनने का आधार केवल लोकप्रियता है, और अगर किसी एक आधार पर भी आप लोकप्रिय हैं और आप में दूसरी क्वालिटीज नहीं है, तब भी आपको जनता अपना प्रतिनिधि चुन लेती है। और ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि जो कि ज्ञानहीन है, अनुभवहीन है, अपरिपक्व है, जब वो शासन संचालित करते हैं तो शासन अकुशल शासन हो जाता है। एक अगले दोष की अगर हम चर्चा करें तो ये भी कहा जाता है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में नौकरशाही की तानाशाही भी देखने को मिलती है, ब्यूरोक्रेसी। देखिए, कार्यपालिका को हम दो तरह से समझ सकते हैं, एक राजनीतिक कार्यपालिका और एक स्थायी कार्यपालिका।
ये जो जनता के प्रतिनिधियों से जो कार्यपालिका बनती है वो राजनीतिक कार्यपालिका है, जो कि एक समय विशेष के लिए बनाई जाती है। जैसे भारत में 5 साल के लिए राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण होता है, उसके बाद फिर नई राजनीतिक कार्यपालिका बनती है। स्थायी कार्यपालिका, जिसको कि हम नौकरशाही के रूप में समझ सकते हैं, बोलचाल की भाषा में सरकारी कर्मचारी, जो हमेशा एक बार सरकार में आ गए उसके बाद रिटायरमेंट तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो सरकारी कर्मचारियों की ये जो व्यवस्था है, इसको हम स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही के रूप में जानते हैं। कुछ पॉलिटिकल स्कॉलर्स ऐसे हैं जिसमें रैमजोमियर, जेनिंग्स, बेजोट, वो क्या कहते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में इसी स्थायी कार्यपालिका यानी कि नौकरशाही की तानाशाही पनपने का व्यापक संभावना बनी रहती है। कैसे कि शासन जो है वो जनप्रिय, लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। ऐसे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि जरूरी नहीं है कि वो योग्य ही हो, वो सक्षम ही हो, वो कुशल ही हो। और जब कार्यपालिका में ऐसे अयोग्य, कम अनुभवी और अपरिपक्व लोग आ जाते हैं, तो उन्हें प्रशासन और शासन की नीतियों का, उनके नियमों का, उनकी प्रक्रियाओं का, इन सब बारीक बातों का उन्हें ज्ञान नहीं होता है, और इसीलिए वो अपने विभाग से जुड़े हुए कार्य करने के लिए फिर स्थायी कार्यपालिका यानी कि नौकरशाही पर निर्भर हो जाते हैं। वो नौकरशाही जो प्रशिक्षित है, वो नौकरशाही जो पेशेवर है, ऐसी पेशेवर और प्रशिक्षित नौकरशाही जब स्थायी तौर पर कार्य करती है तो उनके अंदर एक अहम आ जाता है, और उसी अहम के कारण वो मंत्रियों की या कार्यपालिका की अक्षमता का फायदा उठाते हैं और अपने हिसाब से नीतियों के निर्माण में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं कि उनके विचार ज्यादा प्रधानता पा जाते हैं। नीतियों के क्रियान्वयन में भी उनकी इच्छा सर्वोपरि देखने को मिल जाती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नौकरशाही की तानाशाही इस संसदीय शासन व्यवस्था में भी उभरने की संभावना बनी रहती है। तो ये एक और दोष जो हम बता सकते हैं संसदीय व्यवस्था का। अगली आलोचना अगर संसदीय व्यवस्था के कहें तो पार्टी सिस्टम को लेकर भी कुछ स्कॉलर्स, पॉलिटिकल स्कॉलर्स दलीय व्यवस्था के आधार पर भी संसदीय व्यवस्था के दोष बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल संसदीय शासन व्यवस्था में उग्र दलबंदी की संभावना बनी रहती है। उग्र दलबंदी मतलब अपने दल को, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते भी हैं और उनका अस्तित्व जो है वो अब सर्वमान्य स्वीकार्य हो चुका है। तो ऐसे दल संसदीय शासन व्यवस्था में और अधिक उग्र हो जाते हैं। और अधिक उग्र मतलब उनका लक्ष्य क्या है कि जैसे तैसे सत्ता प्राप्त करना। सरकार कौन बनाएगा? जिस दल का व्यवस्थापिका में बहुमत है। व्यवस्थापिका में बहुमत कैसे प्राप्त होगा? अपने दल के अधिक से अधिक जनप्रतिनिधि जब चुनकर व्यवस्थापिका में जाएंगे तो वहां पर बहुमत स्थापित होगा। तो अधिक से अधिक सीटें प्राप्त करने के लिए, व्यवस्थापिका में अधिक से अधिक सदस्यता प्राप्त करने के लिए ये जो राजनीतिक दल है वो किसी भी प्रकार का प्रचार, किसी भी प्रकार की नीतियां अपनाने से गुरेज नहीं करती है। कई बार वो अपने दल को जिताने के लिए अनुचित, अनैतिक साधनों का भी सहारा ले लेती है। तो ये जो बात है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो राजनीतिक दलों के बीच में होती है, वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कई बार सीमाओं को तोड़कर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा में बदल जाती है और उसका खामियाजा जनता को भी भुगतना पड़ता है और स्वच्छ चरित्र वाले, नैतिक जो जनप्रतिनिधि बनने की इच्छा रखने वाले लोग हैं उनको भी भुगतना पड़ता है। तो हम क्या बता सकते हैं कि राजनीतिक दलों की जो नीतियां हैं वो नीतियां चुनावों के दौरान एक उग्र दलबंदी में बदल जाती है, जिसका नुकसान, जिसका प्रभाव जनमानस पर गलत पड़ता है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जो है वो सत्ता प्राप्त करने के लिए न केवल चुनाव से पहले, न केवल चुनाव के दौरान, बल्कि चुनावों के बाद भी इस प्रकार की रणनीतियां अपनाते हैं जिसमें दल बदल को प्रोत्साहन मिलता है, जिसमें खरीद फरोख्त की राजनीति को प्रोत्साहन मिलता है, जिसमें आरोप प्रत्यारोपों को महत्व दिया जाता है। इससे एक स्वस्थ राजनीतिक वातावरण या जो माहौल बनना होता है वो माहौल नहीं बन पाता है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों की भूमिका चूंकि केवल सदस्यता प्राप्त करने, व्यवस्थापिका में सदस्यता प्राप्त करने, व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त करने के लिए ये जो उनका लक्ष्य है उसी को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों की सारी नीतियां, सारी गतिविधियां, सारी प्रक्रियाएं निर्धारित होती है। तो उसके कारण एक उग्र दलबंदी, और उग्र दलबंदी के कारण कई
अनैतिक भ्रष्ट प्रक्रियाओं को भी प्रोत्साहन मिलता है। ये एक और आरोप इस संसदीय व्यवस्था के अंदर देखा जा सकता है। तो इसके बाद एक कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में बड़ा मंत्रिमंडल भी देखने को मिलता है। और विशेषकर ये बात हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि कार्यपालिका यानी कि जिसको हम सरकार कह रहे हैं, जिसके अंदर मंत्रिपरिषद के मतलब मंत्रिपरिषद के जो लोग कार्यपालिका के रूप में पहचाने जाते हैं, वो कार्यपालिका कहां से बन रही है? व्यवस्थापिका में बहुमत दल से। यानी कि कार्यपालिका की निर्भरता किस पर है? व्यवस्थापिका के बहुमत पर। ये बहुमत बना रहे तो सरकार बनी रहेगी। तो ये बहुमत बनाए रखने के लिए क्या करना जरूरी है? बहुमत में जितने लोग हैं उनको संतुष्ट रखना जरूरी है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुमत दल के लोग व्यक्ति ही हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो व्यक्ति ही हैं, और हर व्यक्तियों के अंदर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। अगर किसी जनप्रतिनिधि की, बहुमत दल के किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं तुष्ट नहीं हुई है, उनको उसके अनुरूप लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो बहुमत से अलग होने, विलग होने की दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार पर खतरा आता है। तो इसीलिए उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को शांत करने के लिए उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया जाता है, एक सम्मान प्रदान कर दिया जाता है, एक लाभ प्रदान कर दिया जाता है, जिसके चलते बहुमत बराबर बना रहता है, ताकि कोई भी बहुमत दल का व्यक्ति दल का त्याग नहीं करे और उससे बहुमत पर किसी प्रकार का संकट उत्पन्न नहीं हो। एक और चीज यहां पर हम बता सकते हैं कि जहां पर बहुदलीय व्यवस्था है और साझा सरकारों का निर्माण हो रहा है, साझा सरकार में एक से ज्यादा दल मिलकर कार्यपालिका या सरकार का निर्माण कर रहे हैं, वहां पर ये दोष और व्यापक तौर पर नजर आता है, क्योंकि बहुमत में जितने भी दल शामिल हैं साझा सरकार के अंदर, उन सभी दलों को संतुष्ट करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो गठबंधन के अंदर सबसे बड़ा दल होता है। और इसीलिए सभी दल के व्यक्तियों को कुछ न कुछ लाभ प्रदान करने की कोशिश कार्यपालिका के अंदर की जाती है। परिणाम क्या होता है? एक बहुत बड़ा मंत्रिमंडल स्थापित होता है। और जब मंत्रिमंडल बड़े बन जाते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को या दलीय महत्वाकांक्षाओं को शांत करने के लिए बने हैं, जब बड़े मंत्रिमंडल बन जाते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि शासन के अंदर जितने भी विभाग हैं, कार्यपालिका के अंदर जितने भी विभाग हैं, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बिठाने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग मंत्री अलग अलग दल को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी विचारधाराएं अलग होती है। जरूरी नहीं है कि उन विचारधाराओं में के उन अलग अलग विचारधाराओं के कारण वो सहयोग और समन्वय आसानी से स्थापित कर ले। इसका परिणाम यह है कि कार्यपालिका इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाती है। ये बड़ा मंत्रिमंडल समय और धन इन दोनों ही दृष्टि से भी हानिकारक है, और इसी बड़े मंत्रिमंडल के कारण एक प्रकार की सौदेबाजी, जिसको हम खरीद फरोख्त की बात करते हैं, इस सौदेबाजी की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन मिलता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि संसदीय शासन व्यवस्था का एक दोष कि इसमें बड़े बड़े मंत्रिमंडल भी बनते हैं, जो कि शासन के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये कुछ प्रमुख दोष जो हैं वो हम संसदीय शासन व्यवस्था के बता सकते हैं। गुण और दोष दोनों देखने के बाद अगर हम निष्कर्ष पर देखें, निष्कर्ष के तौर पर, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रजातंत्र का जो दूसरा स्वरूप है, जिसको हम अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र कह रहे हैं, उन अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र का एक श्रेष्ठ प्रकार है संसदीय शासन व्यवस्था। भले ही संसदीय शासन व्यवस्था में कुछ दोष हैं, लेकिन वो दोष सर्वव्यापी नहीं है, वो दोष सर्वमान्य नहीं है, वो दोष सार्वभौमिक नहीं है। हो सकता है वो कहीं कहीं पर कुछ मात्रा में वो कमियां देखने को मिल जाए, लेकिन जिस तरह से आलोचक उनको रेखांकित करते हैं उस रूप में वो व्यवस्था नहीं है। इसीलिए विश्व के अधिकांश प्रतिनिध्यात्मक प्रजातांत्रिक देशों के अंदर हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था को देख सकते हैं। और इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधित्व को स्थान मिलता है। व्यवस्थापिका के अंदर भी जनप्रतिनिधियों को महत्व दिया जाता है और कार्यपालिका में भी जनप्रतिनिधियों को महत्व दिया जाता है। इसके विपरीत जब हम अध्यक्षात्मक शासन की बात करते हैं तो वहां व्यवस्थापिका में तो जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति को छोड़कर और कोई जनप्रतिनिधि नहीं होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था ऐसी है जहां लोकमत का सम्मान करने वाले जनप्रतिनिधियों को न केवल व्यवस्थापिका के अंदर बल्कि कार्यपालिका के अंदर भी स्थान दिया जाता है। और इसीलिए
कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों ही जनहितकारी नीतियों का निर्माण करते हुए उनके क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध होती है। तो एक इस दृष्टि से हम इसकी महत्ता या उपादेयता को बता सकते हैं। और दूसरा इससे भी महत्वपूर्ण ये कि संसदीय शासन व्यवस्था उत्तरदायी शासन को रिफ्लेक्ट करती है। कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो सब के सब सामूहिक तौर पर व्यवस्थापिका यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये शासन को निरंकुशता से बचाता है, शासन को निरंकुश होने से रोकता है। तो जनप्रतिनिधियों के सम्मान, जनप्रतिनिधित्व को सम्मान, लोकमत के आदर और उत्तरदायी शासन व्यवस्था के कारण हम लोग क्या कह रहे हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के अंदर एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में देखी जा सकती है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ संसदात्मक शासन व्यवस्था। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या पार्लियामेंट्री सिस्टम। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।